हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की। अब क्रिमिनल कोर्ट्स के पास तो सारी पावर है, इन्वेस्टिगेशन कराएं, इंक्वायरी कराएं, ट्रायल चलाएं, लास्ट में जेल भेजें, फाइन लगाएं, फांसी पे चढ़ाएं। कुछ भी क्रिमिनल कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल कौन ही होगा। जुडिशरी के हिसाब से देखा जाए तो ऑल पावरफुल डिसीजंस कैन बी टेकन बाय अ क्रिमिनल कोर्ट। अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर ब्रीफ में दिया हुआ, दे कैन पास सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का मतलब होता है एक जजमेंट देना, है ना, निर्णय देना, सजा देना। ट्राई ऑफेंसेस, ट्राई का मतलब ट्रायल चलाना, कोर्ट केस चलाना। टेक कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि जैसे उनको प्रामा फसाई, यानी कि शुरू में अगर कोई बातचीत बताई जाए तो वो चेक करते हैं कि ये मटेरियल केस चलाने लायक है या नहीं। सपोज किसी से कोई बात की, कोई कागज देखा, कोई आज की तारीख में देखें तो कोई ऑडियो वीडियो फुटेज देखा, तो उसके बाद उनको लगता है हाँ ये मैटर ऐसा है कि इस पर कंप्लेंट आगे बढ़ानी चाहिए, मतलब कोर्ट केस आगे बढ़ाना चाहिए, तो दैट इज टेक कॉग्निजेंस। ठीक है, एंड एक्सरसाइज देयर जुडिशियल पावर। यहां मैंने नीचे दिया भी हुआ है। टेकिंग कॉग्निजेंस का क्या मतलब होता है? संज्ञान लेना। ये वर्ड नए लॉ स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है या सोचेगा यार क्या होता है ये टेकिंग कॉग्निजेंस। तो ये वैसे ही है जैसे आप बैंक में गए, अब बैंक में जाके अपने मैनेजर को कंप्लेंट कर दीजिए, जो खिड़की पे बैठा हुआ आपका क्लर्क है वो मेरी बात नहीं सुन रहा, दिस दैट। तो एक बार आपकी बात को ध्यान से सुनना, जो आपके हाथ में कागज है उसको देखना, उसके बाद अगर उसको लगता है कि हाँ उसने रियली कुछ गड़बड़ की है तो मे बी वो फिर इंक्वायरी बिठाएगा, उसके खिलाफ कंप्लेंट नोट करेगा, कोई एक्शन लेगा, वो बात की बात है। तो पहले शुरू में हो सकता है उसको लगे अच्छा ठीक है आप जाओ मैं देख लूंगा, तो यानी कि एक तरह से आपको इग्नोर कर दिया उसने, तो वो कॉग्निजेंस लेना नहीं हुआ। ऐसे कोर्ट के एंगल से देखें तो जजेस भी डिसाइड करते हैं ना कि मैटर जो उनके पास आया कुछ, मतलब ऐसे समझ लो कि दम भी है कि नहीं, साधारण भाषा में समझाऊं तो ये हुआ कि कुछ बात में दम है कि नहीं, दैट इज टेकिंग कॉग्निजेंस, राइट। अब पावर्स की क्या जरूरत है? पावर तो चाहिए ना, उसके बिना काम कैसे करोगे? तो मेन पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, सबसे पहली पावर है ट्राई क्रिमिनल केसेस। ट्राई का मतलब ट्रायल चलाओ, ट्रायल माने कोर्ट केस चलाना, लास्ट में फिर फैसला करना, ठीक है ना। जैसे एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो थेफ्ट केस चलाएगा। देन पावर टू अवॉर्ड पनिशमेंट, सिर्फ केस चलाने से नहीं होगा, लास्ट में उनके पास जो भी लॉ में अपने ने बीएनएस में पढ़ा है, कई जगह आपने पढ़ा होगा कि हाँ जी इसमें जेल हो सकती है अप टू 5 ईयर। इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल की जेल होगी, अप टू 5 ईयर का मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो जज साहब को ठीक लगे, बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस, उसने कितना उसका रोल था, उसका ये सेकेंड ऑफेंस है, फर्स्ट ऑफेंस है, ये सब चीजें उसमें दी हैं। तो विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ का मतलब बीएनएस में जो लिमिट्स हैं, याद रखना जो ये सिलेबस है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बीएनएसएस है, इसमें प्रोसीजर है, कानून में क्या सजा होनी चाहिए, मेनली वो बीएनएस में है, भारतीय न्याय संहिता, है ना, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो यहां पर है लाइक सेशन कोर्ट जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकता है। देन पावर टू पास ऑर्डर्स, ऑर्डर्स तो कुछ भी हो सकते हैं। अब जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, तो सबसे पहला ऑर्डर तो पुलिस कस्टडी का ही होता है कि जो बंदे को पकड़ लिया उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाते हैं। अब उसको भी फिलहाल छोड़ देना है या उसकी कस्टडी को बढ़ा देना है ना। तो ये सबसे पहला एक तरह से होता है शुरुआत में। फिर सर्च वारंट ढूंढो, देन बेल ग्रांट और रिफ्यूज बेल, फिर आइडेंटिफिकेशन परेड करवाना, और भी कुछ जो भी ठीक लगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, वो सब चीजें जो है जजेस के हाथ में होती हैं। इंक्वायरी के अंदर जब थोड़ा सा रिपोर्ट वगैरह उनको मिल जाएगी, उसके बेस पे टेक कॉग्निजेंस, जो भी समझाया, फाइनली एक डिसीजन लेंगे कि कोर्ट केस चलाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सजा हो गई, अभी तो इतना ही डिसीजन हुआ कि हाँ इस पे केस चलाया जाए, है ना। और वो कंप्लेनेंट विटनेस वगैरह को सुन सकते हैं, समन्स वारंट इशू कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई खास बात तो है नहीं तो वो छोड़ भी सकते हैं शुरुआत की स्टेज में ही बंदे को कि नहीं इसको जाने दो, कुछ है नहीं इसमें दम। और अगर जेएमएफसी है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, उनको लगता है कि ये मैटर तो जाना चाहिए सेशंस में, तो सेशन कोर्ट को रेफर कर देंगे। जैसे मैंने कहा था रेप, मर्डर, डकैती, इस तरह के जो बड़े मामले हैं वो फिर एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय सेशन कोर्ट होते हैं, तो उनको वहां रेफर कर दिया जाएगा। तो ये सारे काम जो है होते हैं। अब ट्रायल के वक्त क्या करोगे? चार्जेस फ्रेम करोगे। चार्जेस मैंने पहले पढ़ा दिया था, है ना। हो सकता है एक आदमी के ऊपर हेड ऑफ चार्ज एक से ज्यादा हो, लेकिन एक ओवरऑल चार्ज शीट या समझ लो चार्ज बन जाएगा, जिसके अंदर ये होगा कि भाई टोटल कितने केसेस जो हैं वो बन गए, उसके ऊपर कितने उस पे ऑफेंसेस हैं जो बन गए। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू होगी एविडेंस की, विटनेस की, रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ विटनेसेस। देन एडजर्नमेंट, ये भी एक तरह से पावर है कि भाई अब कोर्ट अगर चाहे तो एकदम से फैसला ना दे के थोड़ा उसको एडजर्न कर ले। देन समन्स भेजेंगे। देन
ये बहुत पावरफुल है कि भाई कोर्ट को अगर लगे कि बंदा है तो उसको कॉन्विक्ट कर देंगे। कन्विक्ट करने का मतलब उसको सजा मिलेगी, और एक्विट माने छोड़ देना, जाओ भैया। अब अगर सेंटेंस मतलब उसको देनी है, कन्विक्शन होगी, तो फिर उसको सजा कितनी, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो भी एक बात है। और कंपेंसेशन भी कई बार कोर्ट दिलवाती है। तो ये सारे ही डिसीजंस जो हैं ये ट्रायल में होंगे। तो अगर हम कोर्ट की पावर्स की बात कर रहे हैं तो पावर एक तरह से 3 हिस्सों में हमने डिस्कस की, ठीक है ना। जो ऑर्डर्स वो पास करने वाले हैं उसको हमने 3 हिस्सों में डिस्कस किया। पहला इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या होगा, फिर उसके बाद इंक्वायरी के दौरान क्या होगा, एंड फिर जब ट्रायल होगा इसमें तो फिर फाइनली सारा कुछ ही हो जाएगा। बेल देना, पावर टू ग्रांट बेल, ये भी क्रिमिनल कोर्ट्स की पावर में होता है, अभी मैंने डिस्कस किया। पावर टू कन्विक्ट और एक्विट, ये भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। देन हाई कोर्ट और सेशंस जजेस के बारे में बताया गया है कि इनके पास क्या पावर्स हैं। तो हाई कोर्ट तो कोई भी जजमेंट दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई कोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल वन। सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वो तब होता है जब हाई कोर्ट कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करता है फॉर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। अदरवाइज रूटीन में हाई कोर्ट ही हाईएस्ट होता है, ठीक है। अब सेशन जज क्या है, वो कुछ भी सेंटेंस पास कर सकता है, लेकिन अगर सेंटेंस ऑफ डेथ है, अगर सेशन कोर्ट ने किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया तो उसको हाई कोर्ट कंफर्मेशन के लिए भेजते हैं, यानी कि एक बार हाई कोर्ट के जज भी उस मैटर को देखेंगे। आफ्टर ऑल आप किसी को डेथ का सेंटेंस पास कर रहे हो, कोई छोटी चीज नहीं है, तो इसलिए फिर वो मैटर हाई कोर्ट में भी जाएगा, ठीक है। नाउ सेंटेंसेस विच मैजिस्ट्रेट में पास, वो तो आप कुछ भी करवा लो उनसे, जो भी उनकी लिमिट्स है उसके अंदर वो कर ही सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर एक से ज्यादा ऑफेंस हो, हाँ ये थोड़ा सा समझने वाला है कि इसमें जो जजमेंट होती है ना वो कंसेक्यूटिव भी हो सकती है, कॉन्करेंट भी हो सकती है। शांति से इसको समझ लो ताकि कंफ्यूजन आगे फ्यूचर में कभी ना हो। माना एक आदमी ने 2 अपराध किए, पहले वो घर तोड़ के किसी के अंदर घुसा, 2 क्या 3 किए, फिर उसकी खोपड़ी फोड़ी। पहले तो घर में घुसा, ये एक हो गया ट्रेसपास, फिर उसने उसकी खोपड़ी फोड़ी, सामान तोड़ा, है ना, डैमेज टू प्रॉपर्टी हो गया, डैमेज टू पर्सन हो गया, फिर वो चोरी करके लेके भाग भी गया, या कुछ भी इस तरह का उसने किया। तो अब ये बहुत सारी उसकी गड़बड़े उसने कर डाली। अब सब में सजा होगी अलग अलग, किसी में 1 साल, किसी में 2 साल, किसी में 5 साल। अब अगर हो गई सजा कंसेक्यूटिव तो फंस गया वो, वन आफ्टर अनदर। इसका मतलब अगर सपोज 3 अपराध हैं और तीनों में 2-2 साल है तो टोटल 6 हो गए सर। ये पहले 1 की 2 पूरी करेगा, फिर 2, फिर 2, कंसेक्यूटिव अगर ऑर्डर है तो। और कॉन्करेंट है तो 2 साल में ही तीनों खत्म हो जाएंगी। अब अगर मान लेते हैं कि आप बोलो सर अगर अलग अलग हो तो, दोबारा एग्जांपल लेते हैं, सब वो 3 अपराध किए उसने एक ही क्राइम करने में, उससे 2-3 अलग अलग चीजें हो गई। अब ऐसे में एक में माना सजा हुई 2 साल, एक में 3 साल, एक में 4 साल। तो लॉ में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलोगे कि सर ये कॉन्करेंट चलेंगी सारी एक साथ, तो इसका मतलब जब 4 साल वाली सजा होगी तो 2 वाली भी पूरी हो गई, 3 भी हो गई, और फिर 4 वाली तो 4 में ही पूरी होगी। तो इसको मैं अपनी तरफ से बोल देता हूं कि जहां कॉन्करेंट होगा तो उसमें हाईएस्ट वाली एक तरह से करनी है, छोटी वाली तो अपने आप हो जाएंगी। लेकिन अगर कॉन्जिक्यूटिव है, क्रमशः, तो इसमें एक पहले सजा आपको पूरी करनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे चलता ही। बहुत पंगा है। जहां तक सवाल है पावर्स कैसे दी जाएंगी, पावर तो ज्यादातर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही होगी ना, सब चीजें पहले से डिसाइडेड हैं, कोई नया तो है नहीं हिंदुस्तान। तो पावर्स किस जज के पास कितनी है, कौन सा उसका जुरिस्डिक्शन है, कौन सा उसका इलाका है, कैसे कौन अपॉइंट होगा, उसमें क्या क्या पावर्स हैं। अब जैसे कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गया जी, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो उसकी जो पावर्स हैं वो पहले से डिसाइडेड ही हैं, कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस वगैरह पहले से निकली हुई होती हैं, उसके बेस पे काम करेंगे। अगर कभी हाईकोर्ट को ऐसा लगे कि भाई जरूरत नहीं है या कुछ भी इशू है तो वो पावर विड्रॉ भी हो सकती हैं, सस्पेंड भी हो सकती हैं, रिव्यू भी हो सकती हैं। आफ्टर ऑल किसी भी इलाके में, राज्य में हाईकोर्ट ही हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, तो जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट जो है ये सारे एक्शंस ले सकता है। कोई नया जज आएगा तो वो पुराने वाले से आगे केसेस को आगे बढ़ाएगा, नेचुरली जो पिछले के पास पावर्स थी वो अब नया बंदा करेगा। ये सब चीजें पढ़ने वाली है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एग्जाम में हाँ अगर क्वेश्चन आता है तो ये सब चीजें लिखनी पड़ती हैं। और ज्यूरिसडिक्शन, ये पहले भी बहुत बार कई क्वेश्चनों में बता चुका हूँ, हर जज का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन होगा कि वो कौन से मैटर्स डील करेगा, कौन से एरिया के मैटर्स को डील करेगा। पब्लिक सर्वेंट्स एक्टिंग जुडिशियली, हाँ अगर ये गुड फेथ में कर रहे हैं तो उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। अब मान लेते हैं एक जज साहब ने सोचा कि इस बंदे को छोड़ देना चाहिए, उसने कुछ नहीं किया, स्टेट ने अपील कर दी, हाईकोर्ट ने कहा अरे आपने गलत छोड़ दिया, इसको तो फांसी लगनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो जो सेशंस कोर्ट के जज थे अब उनके खिलाफ एक्शन होगा कि आपने गलत कैसे लिया। भाई उन्होंने अपने हिसाब से सही डिसीजन लिया, एक्टिंग गुड फेथ,
है ना, उन्होंने अपनी तरफ से प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ जुडिशियल ड्यूटी किया। माना हायर कोर्ट को कुछ अलग लग रहा है तो ठीक है। ऐसा कई बार हाई कोर्ट के साथ भी होता है, हाई कोर्ट का कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बदल देता है, उन्होंने फांसी डिक्लेयर की, वो छोड़ ही देते हैं, ऐसा उल्टा उल्टा भी हो जाता है। बट ठीक है, हाईकोर्ट के जज ने अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत की है, यही मान के चला जाएगा, उन्होंने पूरे गवाह सुने, सब एविडेंसेस को कंसिडर करके डिसीजन दिया था, तो ये गुड फेथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इससे उनको। अब मान लेते हैं बेल ऑर्डर है, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जेएमएफसी ने बेल दे दी, ठीक है, सेशन कोर्ट ने उठा के वो बेल को कैंसिल कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट थे उनको समझ कम थी या उन्होंने गलत कर दिया, ठीक है, दोनों के अपने अपने डिसीजन है, ऑब्वियसली एप्लीकेबल तो सीनियर जज का ही होगा। इसी तरह से मान लेते हैं सेशन जज ने क्विट कर दिया, लेकिन उन्होंने कन्विक्ट कर दिया हायर कोर्ट ने, तो ये भी चलेगा। इसी तरह से सर्च वारंट है, माना आपने सर्च वारंट इशू किया, बाद में कुछ निकला ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, आपको लगा कि हाँ कुछ है दम, आपने सर्च वारंट इन्वेस्टिगेशन सब कराई, लास्ट में कुछ भी नहीं निकला, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, नहीं निकला तो आपने अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश की, इट्स फाइन, गुड फेथ में कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो एग्जाम के अंदर अगर ये पावर्स ऑफ जजेस, पावर्स ऑफ कोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन आए तो इसको आप और डिटेल में लिख सकते हो, मैंने तो अपनी तरफ से काफी दे दिया आपको, बट आप और डिटेल में एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हो, अगर 20 नंबर का याद है तो लिख दो आप, कोई टेंशन नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत महसूस करो तो ये नंबर दिए, इन पे व्हाट्सएप कर लेना, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।